तो नमस्कार दोस्तों, इस साल 2025 में यूपीएससी मेंस ऑप्शनल जो हुआ है पीएसआईआर का, उसका एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आइए आज इसको डिस्कस कर लेते हैं बिना समय को अननेसेसरी जाया किए। पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर 2 में इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन आए हैं वो रिलेवेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में, समझते जाना सर, राजनैतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। Enunciate the impediments to women's participation in local governance in the process of political decentralization। कीवर्ड नोट कर लेते हैं। पहला कीवर्ड आया राजनीतिक विकेंद्रीकरण, इस पर हमें डिस्कस करना है। इस प्रक्रिया में, ये एक प्रोसेस है, इसमें स्थानीय शासन एक कीवर्ड आ गया, सेकंड कीवर्ड है। में महिलाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, तीसरा कीवर्ड। और इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, चौथा कीवर्ड। इनको स्पष्ट करना है। केवल 4 कीवर्ड है, मतलब इसका आंसर देना थोड़ा सा इजी हो जाएगा यदि हम आगे चलें। तो यू शुड रिमेंबर कि भाई भारतीय संविधान में ये जो पीएसआईआर पेपर 2 है 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 ये है, यूपीएससी ने क्यों पूछा। सबसे पहली चीज, पूछने का कारण बता देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आखिर पूछा क्यों गया। नंबर 1, सर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, अब तक लगभग 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो 30 साल पूरे होने पर क्या बदलाव आए वो भी हमें जांचना रहता है। तो महिला सहभागिता का मूल्यांकन करना है, एवेल्युएशन ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। सेकंड, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था 2023 में, जिसे हमने महिला शक्ति वंदन अधिनियम कहा। तो लोकल लेवल पर वुमेन्स को रियल कंडीशन उनकी क्या है उस पर डिस्कशन बहुत जरूरी हो जाएगा। और जेंडर एंड गवर्नेंस का जो विषय है आईआर और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी लिंकिंग से भी ये सब्जेक्ट आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डेट्स वाई यूपीएससी ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आगे हम बात करें तो 2025 में न्यूज़पेपर में आपको विमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज मिली होंगी। आप कहते हो ना सर क्वेश्चन करंट अफेयर से कैसे आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली समझ में आ जाएंगे। तो सरकारी पहले पीआईबी की प्रेस रिलीज हुई है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं उसको लेकर। मॉडल विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव, सरकार ने हर जिले में कम से कम एक महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत महिलाओं के खास प्रशिक्षण और लीडरशिप बिल्ड करने की क्षमता पर सरकार काम कर रही है। इसको लेकर जो है पीआईबी में सरकार ने पूरी की पूरी डिटेल्स दी है। और पीआईबी की न्यूज तो यूपीएससी करंट अफेयर्स के तौर पर पूछ ही लेता है। महिला ईडब्ल्यूआरएस की स्थिति, आज भारत में लगभग 14.5 लाख वुमेन जो हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। ईमानदारी से देखें तो यह वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा आंकड़ा है। आगे अगर हम बात करें तो यू शुड रिमेंबर कि बहुत सारी इस साल रिपोर्ट्स आई हैं लोकल गवर्नेंस में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर। एक रिपोर्ट आई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की स्थिति को बताया गया है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है इसका स्कोर क्यों नीचे गिरा। क्योंकि लास्ट ईयर 14.7% था और इस साल गिरकर 13.8% आ गया है। पीआईबी की रिपोर्ट कुछ और कहती है, ग्लोबल रिपोर्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंकड़ा बताती है। इसके बाद वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के पास अब तो हो चुका है, और इसके बाद लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो अभी नहीं हुआ। वो होगा 2026 का, जनगणना होगी 2026 के बाद से, जब अगला चुनाव होगा तब जाकर वुमेन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अभी तो 7-8 साल और लग जाएंगे। तो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा सेंसस के बाद, जो है 2021 का सेंसस जो होना था वो, उसके आंकड़े आने अभी बाकी हैं। तो ये आंकड़े होने के बाद हमारी संसद में सदस्य संख्या पुनः निर्धारित होगी 2026 के बाद, और उसके बाद फिर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में रिसेंटली पास हुआ, 2023 में, अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया जो है वो अभी प्रोसेस्ड है। यह विषय यूपीएससी के लिए हाई सप्रिंग सब्जेक्ट कहलाता है, ये हाई सप्रिंग विषय था, इसलिए यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया। आगे अगर मैं बात करूं तो जेंडर लेवल परिवर्तन और प्रयोग, तो मांड्या जो कर्नाटका का क्षेत्र है, इसमें महिलाओं के लिए विमेंस ग्राम सभास का आयोजन किया गया।
करंट में क्या क्या घटनाएं घटी, जिसमें 92% पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई और इसमें इंक्लूसिव गवर्नेंस को बल मिला, समावेशी सुशासन को बल मिला इसमें, है ना। लाडो पंचायत करके हरियाणा में शुरू की गई हैं सर, जहां पर महिलाओं के द्वारा संचालित ये पंचायतें पारंपरिक पुरुष प्रधान जो थी, या जो खाप पंचायतों में पुरुषों का वर्चस्व लेता था, पुरुषों का वर्चस्व रहता था, उस वर्चस्व को समाप्त करते हुए महिलाओं के वर्चस्व को धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा है। सरपंच पति करके जो प्रोसेस चलती थी भारत में कि अगर पत्नी चुनाव जीतकर सरपंच बनी है तो वास्तविक शक्तियों का उपभोग पति के द्वारा किया जाता था। डेट्स वाई लाडो पंचायत एक इनिशिएटिव टेकन बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड इट प्लेज अ बिग रोल फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट्स। ये ऐसे प्रॉक्सी लीडरशिप मॉडल को चुनौती दे रही है। प्रॉक्सी लीडरशिप मतलब एक्चुअल में लीडर कोई है, उसकी शक्तियों का उपयोग कोई और कर रहा है, डेट इज कॉल्ड प्रॉक्सी लीडरशिप। महिलाओं की आर्थिक और लोक नीति में भागीदारी का विस्तार हुआ तो बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाई गई। ये 20,000 करोड़ की परियोजना थी। इस योजना में क्या हुआ कि जहां हर परिवार की एक महिला को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इकोनॉमिक हेल्प देगी गवर्नमेंट और लोकल लेवल पर विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देगी। यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो पंचायतीकरण हुआ है, एनर्जाइजिंग विमेन ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटी विषय पर ग्राम स्तर पर महिला नेतृत्व वाले जो ऊर्जा से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, ऊर्जा उद्यम है, इनको सरकार बढ़ावा दे रही ताकि महिलाएं भी उद्यमी बन सके, जिससे क्या होगा कि लोकल इकोनॉमिक गवर्नेंस में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ रांची में जीपी हेल्प डेस्क करके कुछ डेस्क बनाई गई हैं, तो ग्राम पंचायतों में महिला सहायिकाओं के द्वारा संचालित हेल्प डेस्क के माध्यम से सेवा जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो महिलाओं तक इजीली पहुंच सकती हैं और महिलाओं का एक्टिव रोल जो है वो मिल सकता है पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में। तो ये सारी चीजें तो सर न्यूज में रही हैं और इन सारी चीजों के न्यूज में रहने के कारण ही यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। करंट अफेयर्स से सवाल का टाइन कैसे हुआ, तो यूपीएससी की जो दृष्टि है वो सवाल सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि ग्राउंड लेवल डेटा और करंट पॉलिसी मोमेंटम पर बेस्ड होता है। सबूत पॉलिसी लिंक पीआईबी की पहलों को आप समझ सकते हो, जैसे मांड्या ग्रास रूट्स केस स्टडीज आपके उत्तर को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं और ये दिखाती हैं कि बाधाएं जो हैं महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर, बहुत सारी चुनौतियां अभी समाज में मौजूद ही नहीं हैं बल्कि उन्हें दूर करने का प्रयास भी सरकार कर रही है ना। रिप्रेजेंटेशन से एजेंसी तक का जो सफर है कि भाई इलेक्शन में जो आपको आंकड़े मिले हैं, आगे जाकर विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे हेल्प डेस्क, रोजगार स्कीम्स जो हैं, ये दिखाता है कि कैसे विमेन आर मूविंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू एम्पावरमेंट। केवल प्रतिनिधित्व नहीं, सशक्तिकरण की भी बात होनी चाहिए। ये सब चीजें आपके उत्तर में झलकेंगी, तब जाकर एक आप अच्छा आंसर दे पाओगे। इसका मॉडल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया में जून 13, 2025 को क्वेश्चन आया, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। मांड्या डिस्ट्रिक्ट मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव रूरल गवर्नेंस, जेडपीसीओ जिला पंचायत सीओ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बिल्कुल रिलेटेड है और बहुत सारे आंकड़े आप इसमें डाल सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया में हाउ हेल्प डेस्क इन ब्लेज आर ब्रिजिंग गैप्स इन रूरल गवर्नेंस, ये देखो 2 सितंबर 2025 का क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स की न्यूज है। सर मॉडल आंसर क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दो। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, राजनीतिक विकेंद्रीकरण कीवर्ड, जो क्वेश्चन में जो कीवर्ड हैं उन सारे कीवर्ड्स को आपको आंसर में यूज करना है ना। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव, नागरिकों के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सीधे शामिल करना है। 1992 के 73rd 74th अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं में विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, साथ ही साथ ग्राम पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया था और विमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन के प्रोविजंस बनाए गए थे। अब तक कई राज्यों में 50% प्लस रिजर्वेशन मिल चुका है, एमपी भी इसमें शामिल है। तो इसके लिए प्रोविजंस बनाए गए, परंतु संख्यात्मक प्रतिनिधित्व, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या चाहिए, हमें सब्सटेंटिव पार्टिसिपेशन चाहिए। जो आपका संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है, इस संख्यात्मक प्रतिनिधित्व में सार्थक भागीदारी भी हो, नाम मात्र का पार्टिसिपेशन ना हो, बल्कि महिलाओं को वास्तविकता में अधिकार मिलें और वह काम में अपनी भूमिका, अपना रोल अच्छे से प्ले कर पाएं। ये हमारी चुनौती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्या रहेगा सर, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझना होगा। ये क्या होता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी मतलब शक्ति को हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर ट्रांसफर करता है, हायर लेवल से
लोअर लेवल की ओर ट्रांसफर करता है ना। और यही जो गवर्नेंस है, इससे लोकल इंस्टीट्यूशंस और जो लोकल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं इनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिलता है। विमेंस पार्टिसिपेशन कैसे ऐड होता है? तो नॉट ओनली प्रेजेंस इन सीट्स बट ऑल्सो मीनिंगफुल वॉइस। केवल ये नहीं कि सीट्स दे दी महिलाओं को, उनकी आवाज को बल मिले, उनकी आवाज को सम्मान भी मिले। एजेंडा होना चाहिए, एजेंडा सेटिंग पावर एंड लीडरशिप इन लोकल गवर्नेंस। तो महिलाओं को भी लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन मिले, उनकी आवाज को सुना जाए, समझा जाए और वो अपना एक्टिव रोल यहां पर प्ले कर सके। यूपीएससी का हिडन एंगल क्या है? रिप्रेजेंटेशन बनाम एम्पावरमेंट का अंतर समझना है सर। यहाँ पर महिलाओं को एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन से क्या विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है? विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो मेन जो बॉडी है उसमें क्या लिखना है? सोशियो कल्चर बैरियर्स आप बता दो, क्या क्या बाधाएं हैं वो बताना है। तो देखो, पैट्रियार्की, सामाजिक रूढ़ियां, महिलाओं से कहते हैं घर का काम करो, चूल्हा, झाड़ू, चौका, बर्तन ये सब संभालो, क्या रखा है राजनीति में। सरपंच पति सिंड्रोम एक बहुत बड़ा समस्या है। पत्नी ने चुनाव जीता, पति मजे ले रहा है, पति को गांव भर सरपंच कह रहा है सरपंच साहब। सील साइन पत्नी से कराने के लिए वो घर चला जाता है, बाकी ऑफिस में पति साहब बैठ रहे हैं। ये सरपंच पति सिंड्रोम इंडिया में बहुत बड़ी बीमारी है, जो महिला रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं सीट बेसिस बना देती है। ग्राउंड लेवल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलता, केवल किताबों में कागजी आंकड़ों में देखने को मिलता है। बिहार और राजस्थान में 2022-23 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट्स में प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन को बहुत बड़े लेवल पर यहां पर रेखांकित किया गया। एजुकेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल डेफिसिट बहुत ज्यादा है सर। समझना, ग्रामीण भारत में जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है वो बहुत पुअर है। 2011 के आंकड़े हमारे पास हैं, तो उस बेसिस पर 65.5% विमेन्स आर लिटरेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। डेट्स बाय पुरुषों का आप देखो तो 82% लिटरेसी है। तो डिसीजन मेकिंग में एजुकेशन, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, अगर लिटरेसी नहीं रहेगी तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत कम रहेगी। ये आपको यूपीएससी में डालना है। डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। डिजिटल डिवाइड का मतलब एक धड़ा ऐसा है जिसको डिजिटली नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, ऑनलाइन प्रोसेस समझते हैं। एक धड़ा ऐसा है जिसको डिजिटल नॉलेज नहीं है। तो ये जो गैप है इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं आजकल, इंटरनेट बेसिस गवर्नेंस प्रोग्राम्स। इस गवर्नेंस प्रोग्राम्स में विमेन एक्सेस अब तक नहीं हो पा रहा है बड़े लेवल पर, क्योंकि महिलाओं में लिटरेसी रेट कम रहेगा तो डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा, डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा तो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, आर्थिक रूप से आज भी लगभग अधिकतर महिलाएं पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। इस कारण से जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, महिलाएं इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं बना पाती। एक आपने वेब सीरीज देखी होगी महारानी, उस वेब सीरीज में देखो कि हर महिला को ऐसे ही रोल प्ले करना चाहिए। उसके लिए उसका एजुकेटेड होना, चतुर होना, चालाक होना बहुत जरूरी है ना। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है सर। तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स अभी तक गवर्नमेंट उस लेवल पर प्रोवाइड नहीं कर पाई है, और ब्यूरोक्रेटिक जो पैटर्नलिज्म है इसमें ग्राम सचिव और स्थानीय अधिकारी मतलब पुरुष वर्ग मिलकर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता। टेक्निकल जार्गन से विमेन रेप्स को सीट लाइन कर दिया जाता है। तो ऐसी तकनीकी समस्याएं बताकर जिनका महिलाओं को ज्ञान नहीं है, उन तकनीकी समस्याओं का ज्ञान बता दिया जाता है, और यहां पर भी पुरुष वर्ग महिलाओं पर भारी पड़ जाता है। अगला इंटरसेक्शनलिटी, जैसे कास्ट, क्लास और जेंडर की समस्या तो भारत में है ही। अगर हम बात करें ना केवल जेंडर पर बल्कि कास्ट बेसिस पर भी इंडिया में जो दलित विमेन्स हैं, बैकवर्ड क्लास की विमेन्स हैं, उनको कम पार्टिसिपेशन मिल पाता है। झारखंड और मध्य प्रदेश में ट्राइबल महिला कोई भी अभी तक मुखिया नहीं है। इसने लैंड ऑफ फॉरेस्ट राइट इशूज में मार्जिनलाइजेशन रिपोर्ट किया है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत यह है कि यहाँ पर महिला रिप्रेजेंटेशन बहुत लोअर लेवल पर है। मुखिया, महिलाओं को मुखिया उस कम लेवल पर बनाया जाता है, और महिलाओं की स्थिति यहाँ पर जो सरपंच पति सिंड्रोम है उसके कारण और ज्यादा दबा दी जाती है। नेक्स्ट, वायलेंस एंड सेफ्टी कंसर्न्स। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, वर्बल हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन। तो इंटिमिडेशन के कारण भी उनकी जो स्वतंत्र भागीदारी है वो वीक पड़ जाती है। कई राज्यों में इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ने हैरेसमेंट के कारण रेजिग्नेशन दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, कि पुरुषों की संख्या अधिक होने के कारण महिलाओं को वोकल या वर्बल हैरेसमेंट जैसी कई सारी चीजें या फिजिकल हैरेसमेंट जैसी कई सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। इस कारण से भी बढ़ती हुई महिलाओं को कदम को रोक दिया जाता है। थ्योरेटिकल एंगल क्या होगा सर? फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी कहता है कि पब्लिक प्राइवेट डिवाइड ही महिलाओं की एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स में धकेलता है,
और कैरोल पैट्समैन सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट करके जो थ्योरी है, इसमें वुमेन्स आर फॉर्मली इंक्लूडेड बट सब्सटेंटिवली एक्सक्लूडेड। सामान्य तौर पर तो महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है, लेकिन वास्तव में वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रही हैं, अपनी क्षमता को शो नहीं कर पा रही हैं, ग्राउंड लेवल वर्क नहीं कर पा रही हैं। ये एक बड़ी समस्या है ना। नैला कबीर का कंसेप्ट ऑफ एजेंसी है कि एम्पावरमेंट तब तक अधूरा है जब तक वुमेन डिसीजन मेकिंग पावर नहीं पाती। रिप्रेजेंटेशन नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए, तब जाकर महिलाओं को न्याय मिलेगा। तो मेन बॉडी में आप ये सारा कंसेप्ट डाल दो। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स में मॉडर्न एग्जांपल्स देंगे सर। विमेंस रिप्रेजेंटेशन बिल सरकार ने प्रयास किया लोकसभा और राज्यसभा में, आर्टिकल 330A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 239AA, इसमें क्या होगा, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, 33% रिजर्वेशन मिलेगा 2026 के बाद, मतलब अभी 10 साल लग जाएंगे 33% रिजर्वेशन मिलने में। केरलास कुदुम्बश्री मॉडल आया जहां पर विमेन कलेक्टिव्स ने प्लानिंग एंड बजटिंग में एक्टिव रोल प्ले किया है। राजस्थान एंड बिहार में 50% रिजर्वेशन दिया गया है PRIS में महिलाओं को, और रिप्रेजेंटेशन को न्यूमेरिक बूस्ट दिया गया, और प्रॉक्सी इशू बरकरार है अभी भी। इसको भी सॉल्व किया जाए कि केवल संख्यात्मक रूप से महिलाओं को पार्टिसिपेशन न मिले, बल्कि शक्ति के आधार पर लेजिटिमाइज करके प्रैक्टिकली उनको एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। डिजिटल सखी प्रोग्राम मध्य प्रदेश में चलाया गया, जहां पर महिलाओं में डिजिटल लिटरेसी से विमेन राइट्स की पॉलिसी एंगेजमेंट को बढ़ाया गया है ना। महिलाओं को डिजिटली अवेयर किया जा रहा है, जो इसमें शामिल है, क्या बोलते हैं, हमारे गवर्नेंस में शामिल है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे हम और क्या कर सकते हैं सर? कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए और ट्रेनिंग दीजिए महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिए, इंस्टीट्यूशंस खोलिए, और जो महिलाएं इसमें एक्टिवेट नहीं है उनको भी एक्टिवेट करिए। इसके लिए जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए, मॉड्यूल्स होने चाहिए विमेन रेप्स के लिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दीजिए, महिलाओं को पहले आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, तभी वो पॉलिटिकल डिसीजन अच्छे से ले पाएंगी। तो विमेन स्पेसिफिक लोकल डेवलपमेंट फंड्स हमें लाने होंगे। डिजिटल इंक्लूजन को खत्म करने के लिए स्मार्टफोन्स, डिजिटल ट्रेनिंग और लोकल गवर्नमेंट्स ऐप का उनको सिखाना होगा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। ये सब ट्रेनिंग से हो जाएगा। लीगल सेफगार्ड्स के रूप में पेनलाइजिंग सरपंच पति प्रैक्टिसेस, अगर सरपंच पति प्रैक्टिस कहीं मिलती है, इसके लिए अलग से कमिटीज बने, उसके लिए सर्च टीम बने, और ये सर्च टीम जाकर चेक करें, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे इन चीज़ों का डर बैठ जाएगा और लोग ये काम करना बंद कर देंगे। इंटरसेक्शनल पॉलिसी डिसीजन में स्पेशल हैंड होल्डिंग जो फॉर SC/ST विमेन रेप्स है, तो SC/ST विमेन्स को तो और ज़्यादा प्रमोट करना होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा काम करो। ग्रास रूट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नेंस में इंस्टीट्यूशनल लिंकेज देना चाहिए, ताकि यहाँ से भी कुछ हद तक महिलाएं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझ कर सके, राजनीतिक साक्षरता, पॉलिटिकल लिटरेसी उनकी बढ़ सके, है ना, ई गवर्नेंस को अच्छे से समझ सकें, ये सारी चीज़ें। कंक्लूजन क्या निकलता है? महिलाओं की भागीदारी केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व का मसला नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक डीपनिंग का अनिवार्य हिस्सा है। जब तक महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी वास्तविक अर्थों में मजबूत नहीं होगी, तब तक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, विमेन रिप्रेजेंटेशन और विमेन एम्पावरमेंट को अच्छे से शो नहीं कर पाएगा। जैसे महिलाएं पॉलिसी टेकर्स से पॉलिसी मेकर्स बनेंगी, तब तक स्थानीय शासन का उद्देश्य इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये हमारा सपना साकार हो जाएगा। तो पॉलिसी टेकर्स ना बने महिलाएं, पॉलिसी मेकर्स बने। जब विमेन पॉलिसी मेकर्स बनेंगी, तभी इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंडिया में एक्चुअल लेवल पर वर्क कर पाएगी। ये हमारा हो गया कंक्लूजन। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा? आंसर राइटिंग टिप्स। इंट्रो में आप 73rd 74th अमेंडमेंट का हमने और रिजर्वेशन कंटेक्स्ट को हमने दे दिया। बॉडी में हमने मल्टी डायमेंशनल इंपेडिमेंट्स देखे, भाई सोशल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, इंटरसेक्शनल। इन डायमेंशन को मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या कारण है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। थ्योरी लिंक कर दी हमने, फेमिनिस्ट थ्योरी लगा दी एक, और पब्लिक प्राइवेट डिवाइड लगा दिया। एग्जाम्पल्स दे दिए हमने, बिहार, राजस्थान, प्रॉक्सी, केरला जो है कदम्बश्री, विमेंस बिल 2023 के एग्जाम्पल दे दिए। और साथ ही साथ कंक्लूजन में हमने रिप्रेजेंटेशन को समझा दिया, एम्पावरमेंट, कि भाई रिप्रेजेंटेशन से ही एम्पावरमेंट आएगा और एम्पावरमेंट से ही डेमोक्रेटिक डीपनिंग आएगी। ये हमने कंटेक्स्ट में दे दिया। इतना सा आंसर राइटिंग टिप था आपका, ऐसे आप इसको आंसर कर सकते हो। और भी कई तरीके हो सकते हैं आंसर करने के, बट अल्टीमेटली जो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया। तो हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है सर कि अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करना है तो करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते जाओ, इनके नोट्स बनाते जाओ, और साथ ही साथ आपको डेटा याद होना चाहिए,
रिलेवेंट एंड करेंट एग्जाम्पल्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। बस इतना अगर आपने कर लिया, और इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। इस पर काम करो, सफलता मिलेगी। राउस एकेडमी आपके साथ है। कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब चैनल पर हमारे जो वीडियो है उनके नीचे कमेंट भी अगर कर देंगे आपके डाउट्स को, तो अगली वीडियोस में हम उनको सॉल्व कर देंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। सभी सफल बने। धन्यवाद।